हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर फर्स्ट की हेडिंग 1.6 दैट इज़ कूलॉम्स लॉ। तो जो कूलॉम्स लॉ है वो काफ़ी हद तक हमारा ग्रेविटेशनल लॉ से मैच करता है, जिसमें हमारी दो बॉडीज़ होती थी m1 m2, उनके मास होते थे और उनके सेंटर्स के बीच जो सेपरेशन होता था वो r2 होता था। तो इसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमारे पास एक लॉ है जिससे हम कहते हैं कूलॉम्स लॉ। तो अब ये कूलॉम्स लॉ क्या होता है? कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग दो चार्जेस, अगर हमने दो चार्ज कंसीडर किए हैं, तो चार्ज बॉडी जिसमें एक बॉडी में चार्ज Q1 है तो दूसरी बॉडी में चार्ज Q2 है, इस तरह की दो बॉडीज़ अगर रखी हुई हैं और इन दोनों के बीच जो सेपरेशन है वो R है। ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, इसमें चार्ज Q1 है, इसमें चार्ज Q2 है, इनके ये सेंटर्स हैं, इनके सेंटर्स के बीच का सेपरेशन R है और ये जो R है ये इनके साइज से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। अगर हम इसकी रेडियस को R1 मान लें, इसकी रेडियस को R2 मान लें, तो जो R है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन R1 एज वेल एज R2 है। इस तरह का केस हमने कंसिडर किया। तो कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर दो बॉडीज़ हमारी रखी हुई हैं जिनमें जो मैग्नीट्यूड है चार्जेस का क्या है, चार्जेस का एक का मैग्नीट्यूड Q1 है, एक का मैग्नीट्यूड Q2 है, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है सेंटर से सेपरेटेड वो R2 है, तो हमारा फोर्स क्या होगा? जो फोर्स होगा वो इन्वर्सली वेरी करेगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ द चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है उस पर और उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्जेस के प्रोडक्ट के Q1 Q2 के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा उनकी डिस्टेंस के स्क्वायर के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल R स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए हमने कांस्टेंट K लगाया हुआ है। ये जो K होता है ये हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है और जो K होता है उसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। ठीक है, अगर हम K की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा क्या होगा? K की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की वजह से हमारा जो R स्क्वायर है वो ऊपर चला जाएगा और उसके साथ ही साथ फोर्स भी हमारा ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा हमारा Q1 Q2। तो चार्ज की क्या होती है? कूलॉम होती है, तो C स्क्वायर हुआ, Q1 Q2 है, R स्क्वायर मीटर स्क्वायर हुआ और F का क्या होता है? न्यूटन होता है। ठीक है, तो इसकी वजह से हमारा जो है वो न्यूटन आ गया। अब इसे हम क्या करते हैं? K को हम रिप्लेस कर देते हैं 1/4πε0 से। जो ε0 होता है इसे हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं। इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 8.854 × 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर न्यूटन इन्वर्स मीटर इन्वर्स स्क्वायर। तो ये होता है और उसके बाद इस पूरे पैराग्राफ में आपका बस यही डिस्कस है कि आप पे किस तरह से चार्जेस होते हैं। और एक बात बहुत ही नोटिस करने वाली वो ये है कि अगर दो बॉडीज़ हैं उनका आइडेंटिकल शेप है तो उनमें जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सेम होता है। अगर हमारे पास ये एक बॉडी है, ये एक दूसरी बॉडी है, ये बॉडी चार्ज है और ये अनचार्ज है, तो ये जब एक दूसरे के पास पास आएंगी और क्योंकि इन बॉडी की सिमेट्री सेम है इसकी वजह से इनमें सेम अमाउंट ऑफ चार्ज जो होगा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इसका साइज़ छोटा है और इसका साइज़ बड़ा है, बस इसमें ये होगा चार्ज हाईली कंसनट्रेटेड रहेगा और इसमें हाईली कंसनट्रेटेड नहीं रहेगा। अब क्योंकि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं और हम पहले 11वीं क्लास में वेक्टर अलजेब्रा को पढ़ चुके हैं, तो इसलिए हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि कूलॉम्स लॉ को हम किस तरह से वेक्टर फॉर्म में यूज़ करते हैं। रूल्स वही हैं जो पुराने थे, डिस्टेंस मैटर करती है अलॉन्ग विथ मैग्नीट्यूड। तो इसमें क्या है कि आपको उसका मैग्नीट्यूड भी देखना है कि उसका मैग्नीट्यूड क्या है और उस हिसाब से जो है आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। जो चार्जेस होते हैं उनका कोई भी मैग्नीट्यूड नहीं होता, चार्जेस का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उनकी डायरेक्शन नहीं होती है। जो डिस्टेंस होती है उसकी ही डायरेक्शन होती है। तो उसके बाद हमें ये देखना होता है कि हमारी डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन के हिसाब से हम उसे लिखते हैं। इसी तरह से हमारे यहाँ पे दो चार्जेस दिए गए हैं Q1 एंड Q2।
ठीक है। अब हम वेक्टर फॉर्म में से पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था ग्रेविटेशन लॉ की तरह होता है। उसमें क्या होता है, एक बॉडी दूसरी बॉडी पे, तो दूसरी बॉडी पहली वाली बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट करती है। फर्स्ट जो होगी वो सेकंड पर एक्सर्ट करेगी, सेकंड जो होगी वो फर्स्ट पर एक्सर्ट करेगी, ठीक है। तो इसी तरह से कूलॉम्स लॉ में भी होता है, दोनों ही चार्ज बॉडी एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करती हैं, ओके। अब इसमें क्या है कि अगर हम F12 कैलकुलेट करें, F12 का मतलब क्या है, सेकेंड वाले पर, सेकेंड जो हमारा चार्ज रखा हुआ है उस पर फर्स्ट की वजह से कितना फोर्स लग रहा है, और F21 का मतलब है जो फर्स्ट हमारी बॉडी रखी हुई है उस पर सेकेंड की वजह से कितना फोर्स लग रहा है। मतलब जो पीछे लिखा हुआ है उस पर फोर्स लग रहा है, जो आगे लिखा हुआ है वो फोर्स लगा रहा है। उसी तरह से हमें 3 बॉडीज़ होंगी, F31 होगा, तो 31 का मतलब क्या होगा, फर्स्ट पर फोर्स लग रहा है, लगा कौन रहा है, तीसरा वाला। आगे जो दिखा जाता है उसका मतलब होता है वो लगा रहा है, फोर्स को अप्लाई कर रहा है, और जो पहला वाला होता है उसका मतलब होता है कि फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब हम इसे वेक्टर फॉर्म में से लिख रहे हैं। तो ये तो हमारा नॉर्मल था 1/4πε0 Q1 Q2 अब R21 का होल स्क्वायर, और ये जो n कैप है मतलब R21 है, इसका मतलब है कि वो उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये यूनिट वेक्टर है। जो यूनिट वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो 1 होता है, अब वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के काम आता है, ठीक है। और एक बात सबसे इम्पॉर्टेंट नोटिस करने वाली है वो ये है कि अब इन दोनों बॉडी पे फोर्स लग रहा है, ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, इसमें चार्ज Q1 है, इसमें चार्ज Q2 है। तो जब ये इस पर फोर्स एक्सर्ट करेगी तो इस डायरेक्शन में एक्सर्ट करेगी, ये इस पर फोर्स एक्सर्ट करेगी तो इस डायरेक्शन पे एक्सर्ट करेगी। तो जो नोटिस करने वाली बात है वो ये है कि दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अलग अलग रहेगी। उसके बाद इसमें एग्जाम्पल दिया गया, एग्जाम्पल नंबर 1.4। एग्जाम्पल नंबर ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है विच आई वांट टू डिस्कस टू यू इज़ दैट कूलॉम्स लॉ जो आपका इक्वेशन 1.3 में दिया गया था, गिव द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस Q and Q2 in vacuum if the charges in place in matter or the intervening space has matter, the situation gets complicated due to presence of charge consumption of matter. We shall consider electrostatic इन मैटर एंड नेक्स्ट चैप्टर्स। तो क्या होता है, ये हमारा बहुत ही ज़्यादा आइडियल केस है जिसमें हमने ये एज्यूम किया था कि Q1 और Q2 जो है वो हमारे वैक्यूम पे रखे गए हैं, ऐसी प्लेस पर रखा गया है जहाँ पर एक भी एयर प्रेजेंट नहीं है। क्योंकि जब भी हमारे जो ये चार्जेस होते हैं मैटर में होते हैं या तो फिर किसी भी इंटरविंग स्पेसेस में होते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमारा जो चार्ज प्रेजेंट होता है वो हमारा एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाता है, उसकी वजह से जिनके कंस्टिट्यूट होता है वो जो डिस्टर्ब हो जाता है। उसके बाद एग्जांपल है 1.4। एग्जांपल 1.4 में कहा गया है कि हमें कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फाइंड करना है। किसके बीच फाइंड करना है, 2 स्टेशनरी पॉइंट मासेस के बीच, ठीक है। उनके बीच क्या है, बोथ हैव इनवर्स डिपेंडेंस ऑफ डिस्टेंस का इनवर्स डिपेंडेंस है। और उसके बाद हमें क्या करना है, कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेस, डिटरमाइन द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एंड ऑफ 2 प्रोटॉन। मतलब इसमें हमें क्या करना, हमें कूलॉम्स लॉ की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है, कूलॉम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो हमें फाइंड आउट करना है, जो कि एंड न्यूटन लॉ फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स। मैंने आपको बताया था दोनों एक दूसरे से काफ़ी हद तक इंटरलिंक्ड हैं। तो कूलॉम्स लॉ और जो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये दोनों हमें फाइंड करना है। किसके लिए फाइंड करना है, पहला केस है हमारा एक इलेक्ट्रॉन रखा है और एक प्रोटॉन रखा है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच क्या ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, ये हमें पहले केस में फाइंड करना है। दूसरे केस में फाइंड करना है कि हमारा 2 प्रोटॉन रखे हुए हैं, उन 2 प्रोटॉन के बीच क्या कूलॉम्स लॉ लगेगा और क्या ग्रेविटेशनल लॉ लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लगेगा और कूलॉम्स फोर्स क्या लगेगा, ठीक है, कूलॉम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ठीक है, अब हम केस सिंपल कंसिडर करेंगे। हमारा कूलॉम्स लॉ क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, हमें डिस्टेंस नहीं पता है, हमने मान ली कि वो दोनों
जो एक इलेक्ट्रॉन है और ये जो प्रोटॉन है उनके बीच की जो डिस्टेंस है उनके सेंटर से वो है r²। दोनों का जो सेंटर है हमारे ये इलेक्ट्रॉन है ये प्रोटॉन है, इनकी जो सेंटर्स है उनसे बीच की डिस्टेंस क्या है r है। तो हमने वाले लिख दिया 1/4πε0। और एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होता है e होता है, प्रोटॉन में भी चार्ज e होता है, बस साइन का डिफरेंस होता है तो हमें साइन भी लिखना पड़ेगा। उसका e था उसका -e था तो -e² हो गया। अब यहीं पे ग्रेविटेशनल फोर्स की हम बात करेंगे। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, एक का मास पॉजिटिव रहेगा तो एक का मास नेगेटिव रहेगा, तो ये भी नेगेटिव साइन के साथ आएगा। अब हम इसे अपॉन में कर देंगे क्योंकि हमें इसका रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। अपॉन में कर दिया, माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो गया। उसके बाद ये हमारी वैल्यू आई, जब हमने ऊपर क्या लिखा है कूलॉम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखा है और नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लिखा है, ठीक है। इनका रेशियो ने फाइंड किया। उसके बाद हमारे पास ये जो वैल्यूज़ आ गई तो इसमें हम इलेक्ट्रॉन का चार्ज रख देंगे 1.6 × 10⁻⁹ ε0 की वैल्यू रख देंगे, या तो फिर आप 1/4πε0 की जगह सीधे 9 × 10⁻9 रख सकते हैं, या तो फिर आप 8.854 × 10⁻12 ε0 की वैल्यू रख के से कर सकते हैं, बट इज मच बेटर कि आप 9 × 10⁻9 रखें। उसके बाद क्या करना है, यही केस आपको प्रोटॉन के केस में करना है। प्रोटॉन के केस में भी आपको ऐसे कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 1.5। इसमें क्या कहा गया है, इसमें आपका एक चार्ज मेटेलिक स्फीयर है जो ए है, ए इसका नाम है, ठीक है। ये जो क्या है ये नायलॉन थ्रेड से सेपरेटेड है, तो सस्पेंड किया गया है इसे एक रॉड से। उसके बाद इससे 10 सेंटीमीटर दूर ये बी रखा गया। बी भी एक स्फीयर ही है जिसे इंसुलेटिंग हैंडल से पकड़ के लाया गया है, मतलब ये चार्ज है तो इसे इंसुलेटिंग हैंडल से ला करके सिर्फ लाया गया है ए के पास, और इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर की है। उसके बाद क्या है कि दोनों में चार्जेस जो हैं वो सेम थे, इसकी वजह से इनमें क्या है रिपल्शन होने लगा है, ठीक है। अब रिपल्शन होने लगा है, उसके बाद क्या है स्फीयर ए और बी जो है यहाँ पे रखे हुए हैं, इनके बीच अभी भी डिस्टेंस क्या है 10 सेंटीमीटर ही है, और ए को सी से टच करा दिया गया है, बी को डी से टच करा दिया गया है। उसके बाद क्या किया गया है, ए और सी को बी और डी को रिमूव कर दिया गया। पहले दोनों दूर दूर रखे हुए थे, बी को ए की तरफ लाया गया, उसके बाद ए को सी से और बी को डी से टच करवाया गया। उसके बाद इन्हें फिर से सेपरेट कर दिया गया और ए और बी को पास पास ले आया गया, उनके बीच की डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर कर दी, ठीक है। तो अब उसके बाद हमें ये कैलकुलेट करना है कि उनके बीच क्या कूलॉम्स फोर्स लगेगा, कूलॉम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो देखिए पहले हमें जो चार्ज है वो ए और बी दोनों में नहीं पता है, तो एक में हमने क्यू मान लिया, एक में क्यू डैश मान लिया, एक में हम Q1 मान सकते हैं, एक में हम Q2 मान सकते हैं, ठीक है। अब Q इसमें क्या था 10 सेंटीमीटर के बीच की डिस्टेंस थी, हमने माना दोनों के सेंटर से क्या डिस्टेंस है r डिस्टेंस है। उसके बाद हमने क्या कर दिया, इसका कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स जितना लगना था वो हमने फाइंड कर लिया। उसके बाद क्या था कि ये जो हमने r माना है, जैसे मैंने को बताया था कि जो r हम लेते हैं डिस्टेंस जो हमने आइडियल केसेस में ली थी वो इनके रेडियस से a और b जो दो चार्ज बॉडी थी उनके रेडियस से काफ़ी ज़्यादा मानी थी। r इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन r1 एज वेल एज r2, ये केस हमने लिया था। तो उसी तरह से हमने इसमें भी ये लिया है कि इनका जो साइज़ है वो इनके बीच की डिस्टेंस से काफ़ी ज़्यादा है। अब मैंने आपको बताया था कि अगर सिमेट्री होती है तो क्या होता है इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो ए और बी में ए और सी में इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा और बी और डी में इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। इसमें कितना चार्ज था, ए में Q था, बी में Q डैश था। अब दोनों में कितना हो जाएगा Q2 हो जाएगा, इसमें Q डैश अपॉन 2 और Q डैश अपॉन 2 इतना चार्ज हो जाएगा। उसके बाद क्या था, अब हमें बाद वाले केस के लिए भी कूलॉम्स लॉ फाइंड करना था। तो अब इसमें क्या है, एक में चार्ज है Q/2, एक में चार्ज है Q डैश बाई 2 और उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो पहले से आधी हो चुकी है। पहले जो डिस्टेंस थी वो 10 सेंटीमीटर थी, बाद में कितनी होगी 5 सेंटीमीटर, लेकिन ये क्या थी इनके बीच की ये वाली डिस्टेंस थी, दो बॉडी रखी हुई है उनके बीच की डिस्टेंस थी,
लेकिन हमें सेंटर से डिस्टेंस फाइंड करनी है, और सेंटर से हमें डिस्टेंस फाइंड नहीं थी, हमें यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस पता थी, लेकिन हमें तो इनके सेंटर से डिस्टेंस चाहिए थी, इसलिए हमने क्या लिया था, वो r दिया था। अब क्या है, उतनी ही डिस्टेंस आधी हो चुकी है, 10 का आधा ही तो 5 होता है, तो हमने क्या ली, डिस्टेंस r/2 ली। उसके बाद हमने इसे सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब यहाँ पे क्या था, 4 कॉमन आ जाएगा, ठीक है, 4 से 4 कट गया। उसके बाद हमारे पास क्या बचा, 1/4 पाई एप्सिलॉन q डैश r² इज इक्वल टू 4। अब आप ये बात देखिए कि इसमें क्या था, आपका 4 से 4 तो कैंसिल हो ही जाएगा, q डैश हो जाएगा, अपॉन का 4 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे 4 ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे आपका r² आ जाएगा। तो फिर उसके बाद 4 से 4 आपका कैंसिल हो गया और आपको वही मिल गया जो आपको पहले वाले केस में मिला था जब ये दोनों एक साथ थे। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ए पर, जो उसने बी पर लगाया था पहले फर्स्ट वाले केस में, इस वाले केस में वो बिल्कुल सेम है जो आपका बाद में हुआ, क्योंकि पहले तो आपने दोनों को पास पास रखा हुआ था, तब आपने उनके बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट किया था। उसके बाद आपने उनका जो चार्ज था उसे आपने डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया दो अलग अलग स्फीयर रखकर, लेकिन उसके बावजूद भी उन पर लगने वाला फोर्स जो है वो सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी दो बॉडीज़ रखी हुई हैं और उनको किसी भी तरह से उनका चार्ज जो है उसे अफेक्ट कर दिया गया है, किसी और स्फीयर को ला करके जो अनचार्ज है उन्हें चार्ज कर दिया गया है, तो इसकी वजह से आपके फोर्स पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। फोर्स उतना ही लगेगा जितना पहले लग रहा था, भले ही आप डिस्टेंस को भी क्यों ना आधा कर दें। होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू सो मच, प्लीज़ कमेंट फॉर इट, थैंक यू सो मच।